जय हिंद साथियों। इससे पहले हमने ज्योग्राफी का इंट्रो क्लास लिया था जिसमें आप लोगों को भूगोल के बारे में बताया, भूगोल क्या है उसके बारे में बताया और भारत का एक छोटा सा परिचय करवाया जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में बताया था। भारत के सबसे दूरस्थ पॉइंट में कौन है, सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, सबसे पूर्वी भाग कौन सा है। इसी तरह से हमने इससे पिछले क्लास में आपको ये भी बताया था कि सबसे भारत का जो दिशा के बारे में भी हमने आपको बताया था और दिशा के अकॉर्डिंग ही हम बता पाए थे कि उत्तर कौन सी दिशा होती है मैप में और दक्षिण कौन सी दिशा होती है। तो चलिए हम आज नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, भारत के क्षेत्रफल के बारे में, भारत के कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो अक्षांश रेखा पर अवस्थित है, कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो मानक समय रेखा पर अवस्थित है, और उसके बाद सीमावर्ती देश के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे तटीय भाग के, भारत के कौन कौन से ऐसी राज्य है जो तट से अपना सीमा साझा करते हैं। थोड़ा सा हम पिछले क्लास जो इंट्रो में जो बात बताई थी उसी को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हमने पिछले क्लास में आपको अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में बताया था। अक्षांश और देशांतर रेखा, ये सारे टॉपिक भारत का एक परिचय में हमने बताया था। भारत के परिचय में हमको ये सारे टॉपिक को कवर करना है। तो अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में हमने बताया था। अक्षांश वह रेखा है जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाए ग्लोब पर, तो वैसी रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। देशांतर वह रेखा है जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाए, उसे क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। हमने ये भी बताया था कि भारत पूर्ण रूप से उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है। भारत संपूर्ण रूप से ग्लोब पर, पृथ्वी पर पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है, जिसमें हमने बताया था कि भारत का मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। जबकि संपूर्ण भारत की बात किया था तो यहाँ पे अंडमान निकोबार का हिस्सा कुछ नीचे के तरफ है, जिसमें 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब बात करते हैं देशांतर की। तो देशांतर की भी चर्चा हमने किया था पिछली क्लास में, जिसमें हमने बताया था 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर भारत का विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। अब उसके बाद का टॉपिक हमने सबसे दूरस्थ पॉइंट को देखा था। तो भारत की सबसे उत्तरी छोर पे कौन सा जगह है, तो भारत की सबसे उत्तरी छोर पे हमने बताया था लद्दाख की एक जगह है जिसको इंदिरा कोल कहते हैं। वहीं भारत की सबसे दक्षिणी छोर पे कौन सी जगह है, तो हमने बताया था आपको कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार पे द्वीप एक जगह है जिसका नाम है इंदिरा कोल। तो भारत की सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, इंदिरा कोल। वहीं मुख्य भूमि के उत्तरी भाग कन्याकुमारी है। अब बात करते हैं भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, तो भारत का सबसे पश्चिमी भाग गुजरात का एक जिला है जिसका नाम है कच्छ। तो कच्छ में एक जगह है जिसको गुहार मोती कहते हैं। तो भारत की सबसे पश्चिमी जगह की बात करें, सबसे पश्चिमी छोर पे कौन सी जगह अवस्थित है, तो वह गुहार मोती है। उसके बाद बात करें कि भारत की पूर्वी छोर पर कौन सी जगह है, तो भारत की सबसे पूर्वी छोर पे जो जगह है, जो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है कीबूथी, जो अरुणाचल प्रदेश के अंजौ जिला में अवस्थित है। हमने इन सारे टॉपिक को पिछले इंट्रो क्लास में पढ़ा था। पहला टॉपिक हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा था। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था सबसे दूरस्थ बिंदु। भारत
भारत का परिचय। भारत का परिचय, इसमें हम इंट्रो क्लास में अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ा था। दूसरा सबसे दूरस्थ बिंदु, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रिमोट पॉइंट भी कहते हैं, रिमोट पॉइंट कहते हैं। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा है, इंट्रो क्लास का वीडियो नहीं देखा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे और देखेंगे तो यह दोनों हमारा इंट्रो क्लास में ऑलरेडी करा चुका है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक है क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल पर चर्चा करेंगे। उसके बाद अक्षांश और अक्षांश और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो भारत से होकर गुजरती है उसकी चर्चा करेंगे। सीमावर्ती देश के बारे में चर्चा करेंगे और तटीय भाग के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। हमारा संपूर्ण भारत का परिचय इस क्लास में खत्म होगा। तो चलिए हम लोग तीसरा टॉपिक उठाते हैं, भारत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पर चर्चा करते हैं। तो हम पहले क्षेत्रफल समझते हैं, क्षेत्रफल किसे कहते हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि हम जितना जगह हम छेके या जितना जगह हम ग्रहण करें वही हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और हम जितना जगह पे खड़े हैं वह हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अगर यहीं पे एक मोटा ताजा आदमी आकर जगह को क्या करेगा, बढ़ा लेगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो जितना जगह को छेकता है या ग्रहण करता है वही उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। अगर यहीं पे अगर कोई पतला दुबला लिबलिबा सा आदमी आके खड़ा हो जाएगा तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम होगा जाएगा। अब बात करें कि भारत पूरी दुनिया में कितनी जगह ग्रहण करता है या कितनी जगह को छेके हुआ है, तो पूरी दुनिया में भारत की बात करें, पूरे ग्लोब पर भारत की बात करें तो इससे पहले क्लास में हमने बताया था कि भारत देशांतर में पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में है, जो 23.5 डिग्री अर्थात कर्क रेखा के बीचों बीच है, कर्क रेखा के बीचों बीच है। तो पूरी दुनिया में भारत की बात करें तो यह क्षेत्रफल कितना रखता है, मतलब कितना स्थान ग्रहण करता है। तो पूरी भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो पूरा भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, या इसी को हम लोग वर्ग किलोमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ग किलोमीटर। बात करें जब भी हम क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में लिखाता है या किलोमीटर स्क्वायर लिखाता है। तो पूरी भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, या नहीं तो 32.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। मिलियन में बात करेगा तो 32.8 मिलियन। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 मिलियन है। वहीं ऐसे बात करेगा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। अब बात करें कि पूरी दुनिया 100% अगर अपना जगह रखता है तो उस 100% में भारत प्रतिशत में अपना कौन सा स्थान रखता है, कितना प्रतिशत रखता है। तो भारत को अगर हम प्रतिशत में बात करें, भारत की बात करें प्रतिशत में, तो यह 2.4%। भारत पूरे विश्व का 2.4% जगह रखता है, मतलब पूरी दुनिया में 2.4% जगह को यह अपने पास रखे हुआ है। नंबर में बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं कि पूरी भारत में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर स्थान किसी के पास है तो वह कौन सा देश है। और फिर उसके बाद बात करते हैं कि भारत जगह के आधार पर, स्थान के आधार पर कितना स्थान ग्रहण किया हुआ है, इस आधार पर भारत कितने नंबर पे है। तो भारत की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। प्रतिशत में बात किया तो 2.4%। कितना रखे हुआ है, 2.4%। वहीं क्षेत्रफल के आधार पर भारत कितने स्थान पर है, तो भारत का स्थान पूरी दुनिया में क्षेत्रफल के स्थान पर 7वां है।
कैमा है, 7वां है। अब बात करें कि पहला से लेकर 6ठा तक कौन सी राज्य है, कौन सा देश है, तो सबसे पहला नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पर अगर कोई देश है तो वह देश है रूस। कौन सा देश है, रूस। सबसे पहला नंबर पे पूरे विश्व में अगर किसी के पास क्षेत्रफल है तो वह रूस है। दूसरा नंबर पे आता है कनाडा। कौन सा जगह आता है, कौन सा देश आता है, कनाडा। दूसरा नंबर पे कनाडा आता है। तीसरा नंबर पे बात करें तो अमेरिका, जिसको हम लोग यूएसए भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तीसरा नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पर अमेरिका आता है। वहीं चौथा नंबर पे बात करें तो चौथा नंबर पे चीन आ जाता है। चौथा नंबर पे चीन, क्षेत्रफल के आधार पर 4 नंबर पे चीन आता है और 5 नंबर पे ब्राजील आ जाएगा। 6ठा नंबर पे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, और वहीं 7 नंबर पर अपना प्यारा सा देश भारत है। 7वां नंबर पे कौन सा देश है, भारत है। कभी कभी परीक्षा में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताए कि क्षेत्रफल के आधार पर पूरे विश्व में कौन सा देश है जो सबसे अधिक क्षेत्रफल रखे हुआ है। इसको आप बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाए। तो अगर बढ़ते क्रम में सजाने की बात करेगा या घटते क्रम में सजाने की बात करेगा तो सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन सा रखे हुआ है, रूस। उसके बाद कौन सा है, कनाडा। उसके बाद यूएसए, उसके बाद चीन। हालांकि बीपीएससी ने इस तरह के क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर में पूछ भी रखा है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल रखने वाला जो विश्व का देश है उसको आप घटते क्रम में सजाए या क्षेत्रफल के आधार पर उसको क्रमवार सजाए। तो सबसे पहले रूस है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, फिर चीन, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अब भारत का इस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के कैमा स्थान पर है। तो भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वें स्थान पर है। अब बात करते हैं कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर हमने देख लिया कि 7वां देश है। अब बात करते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या बात करें तो 28 राज्य है और यूटी की संख्या, यूटी जिसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या देखें तो टोटल कितना है, टोटल 8 है। अब बात करते हैं कि नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है और इसी तरह के कंफ्यूजन वाले सवाल परीक्षा में डाला भी जाता है। अगर यही पूछ दिया जाए हम लोग से कि सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है जो इस तरह से 3 जगह फैला हुआ है। गुजरात में 3 जगह पे फैला हुआ है, जिसका नाम है दादर नगर हवेली दमन दीव। दादर सबसे नवीनतम यूटी की बात, नवीनतम यूटी केंद्र शासित प्रदेश, तो उसका नाम है दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली दमन दीव और दमन। तो सबसे नवीनतम यूटी अगर कोई है तो दादर नगर हवेली दमन और दीव, जिसे 26 जनवरी 2020 राज्य केंद्र शासित पुनर्गठन आयोग के आधार पर दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिलाकर एक नया यूटी बनाया गया। वहीं बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, तो जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में बांटा गया था, जिसमें पहला जम्मू कश्मीर बना और दूसरा लद्दाख बना। तो उसका चर्चा कब हुआ था, 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 की बात है कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर 2 यूटी का निर्माण किया गया, जिसे जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग भी बोलते हैं। तो 31 अक्टूबर 2019 की बात है कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख
यह 2 यूटी बनाया गया। पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर में ही शामिल था। तो नवीनतम यूटी की बात करेगा तो दादर नगर हवेली और दमन दीव हो जाएगा। वहीं 31 अक्टूबर 2019 को 2 और यूटी बनाए गए थे, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तब बच्चे लद्दाख के साथ जाते हैं, लेकिन सबसे नवीनतम की बात करें यह 2020 में बना हुआ था, दादर नगर हवेली और दमन दीव। जबकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, 2 यूटी में बांटा गया, जिसका एक यूटी जम्मू कश्मीर बना, दूसरा लद्दाख बना। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट की। हमने तीसरा पॉइंट पर है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि भारत की कुल क्षेत्रफल कितना, पूरा भारत अपना जगह रखे हुआ। तो कुल क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत कितने नंबर पे है, तो 7वें नंबर पे है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत कितना प्रतिशत पूरे विश्व का रखे हुआ है, तो 2.4% रखे हुआ। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो वह रूस है। उसके बाद कनाडा आ जाएगा, उसके बाद यूएसए आ जाएगा, चीन आ जाएगा, फिर ब्राजील आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा और 7 नंबर पे अपना भारत है। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट का। भारत के परिचय में हम चौथा पॉइंट हमको डिस्कशन करना है, जिसका नाम है अक्षांश अक्षांश पर अवस्थित राज्य। अक्षांश पर अवस्थित राज्य। भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो अक्षांश रेखा पर अवस्थित राज्य। और इसी में दूसरा पॉइंट है कि 82.5 डिग्री, जिसको भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, या भारतीय यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा पर अवस्थित राज्य। भारतीय मानक समय रेखा पर अवस्थित राज्य, जिसको अंग्रेजी में IST भी कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कौन निर्धारित करता है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा निर्धारित करता है कि भारत का समय 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको हम GMT कहते हैं, उससे कितना आगे है। तो भारतीय समय रेखा GMT से 5.5 घंटा आगे है। अगर मान के चलो GMT लंदन में है, तो लंदन में अभी 12 बज रहे होंगे, तो भारत में 5 घंटा पहले, मतलब भारत का समय हो जाएगा लगभग 7, 5, 12, तो लगभग 6:30 बज रहा होगा भारत में 6। अगर वहां 5:30 बज रहा है तो यहाँ फिर 12 बजेगा, क्योंकि ये समय भारत का जो समय है GMT से, ग्रीनिविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। बात करते हैं अक्षांश रेखा पर अवस्थित राज्य। कई बार इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो अक्षांश रेखा पर अवस्थित है। जो अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है वह 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको हम लोग कर्क रेखा भी कहते हैं। तो भारत से गुजरने वाले 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले टोटल भारत के 8 राज्य है। कितने राज्य है, 8 राज्य है। हम पश्चिम से पूरब की ओर याद करेंगे। अगर हम मैप के अकॉर्डिंग याद करते हैं तो हमको कर्क रेखा याद करना, कर्क रेखा पर अवस्थित राज्य को याद रखना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कर्क रेखा पर अवस्थित ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा पर पश्चिम की ओर से सबसे पहला अगर कोई राज्य है तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुजरात कहते हैं। कौन सा राज्य हो गया, गुजरात। कर्क रेखा पर पहला अवस्थित राज्य पश्चिम की ओर से गुजरात है। उसके बाद थोड़ा सा राजस्थान का भी हिस्सा लेता है, थोड़ा सा राजस्थान का भी हिस्सा। तो पहला राज्य हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य हो गया, मध्य प्रदेश। उसके बाद मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं,
छत्तीसगढ़। तो पहला राज्य गुजरात हुआ, दूसरा राजस्थान हुआ, तीसरा मध्य प्रदेश हुआ और चौथा छत्तीसगढ़ हुआ। अब उसके बाद बात करते हैं तो बिहार से अलग हुआ राज्य जिसको झारखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? झारखंड। तो तीसरा राज्य हो गया, सॉरी पांचवा राज्य हो गया झारखंड। फिर झारखंड से सटे हुए भारत का एक राज्य है जिसको हम लोग पश्चिम बंगाल कहते हैं, जिसको हम लोग वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल कहते हैं। तो झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर पूर्वोत्तर के ऐसे दो राज्य है जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है, कर्क रेखा पर अवस्थित है। एक का नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा। और दूसरा का नाम है मिजोरम। तो कर्क रेखा पर अवस्थित टोटल कितने राज्य हो गए? गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। तो टोटल कर्क रेखा पर अवस्थित भारत के राज्यों की संख्या की बात करें तो टोटल 8 राज्य है। कर्क रेखा पर अवस्थित भारत के टोटल 8 राज्य है, जिसमें हम पश्चिम से पूरब की ओर याद रखते हैं, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में रो में पूछ देता है, बताए कर्क रेखा पर अवस्थित पश्चिम दिशा से पूरब की ओर कौन कौन से ऐसे राज्य है। तो हमको मैप के अकॉर्डिंग और लाइन से याद रखेंगे तो याद करना भी आसान होगा। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा इस तरह का सब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछता है तो हमको हल करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। उसके बाद बात करें तो राजस्थान, जो राजस्थान का सबसे दक्षिणी हिस्सा, सबसे नीचे का हिस्सा थोड़ा सा कर्क रेखा से साझा करता है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के 2 राज्य जिसको हम लोग त्रिपुरा और मिजोरम कहते हैं। तो 6 राज्य हो गया जो भारत के इधर का है और पूर्वोत्तर के 2 राज्य। तो टोटल ओवरऑल कर्क रेखा पर अवस्थित भारत के राज्यों की संख्या की बात करें तो कितनी है? 8 राज्य है। तो कर्क रेखा पर अवस्थित भारत के राज्यों की संख्या 8 है। और इसके बाद कर्क रेखा से 1-2 और प्रश्न बनते हैं। कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर अवस्थित भारत के राज्य की कौन सी ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा पर अवस्थित है। हालांकि ऐसी कोई भी राजधानी नहीं है जो कर्क रेखा पर अवस्थित है, लेकिन अगर इस तरह का सवाल आए तो सबसे नवीनतम राजधानी की बात करें तो वह रांची है, जो कर्क रेखा के सबसे करीब से होकर गुजरती है। तो आप लोग बताइए कि रांची किस राज्य की राजधानी है जो हम लोग से बिहार से अलग होकर बना है, जिसका नाम झारखंड है। तो झारखंड का राजधानी रांची है, जो कर्क रेखा के सबसे नवीनतम, सबसे निकटतम है, जो कर्क रेखा के दक्षिण की ओर है, जो कर्क रेखा के दक्षिण की ओर है। तो सबसे नवीनतम राजधानी की बात करें तो वह कौन सा है? सबसे निकटम वह रांची है। कौन सी राजधानी है? रांची। तो कर्क रेखा के सबसे निकट कोई अगर राजधानी है भारत के राज्य की तो वह रांची है। हालांकि कर्क रेखा पर अवस्थित भारत की कोई सी ऐसी राज्य की राजधानी नहीं है जो पूर्ण रूप से कर्क रेखा पर से होकर गुजरता है, वह सिर्फ रांची है जो सबसे नवीनतम है, जो कर्क रेखा के हल्का नीचे सा है। लगभग 23 डिग्री 19 मिनट कर्क रेखा जो भारत से होकर गुजर रही है वह 23 डिग्री 23.5 डिग्री की बात है, मतलब 23 डिग्री 30 मिनट। और ये रांची जो है 23 डिग्री 19, मतलब थोड़ा सा 11 मिनट का सिर्फ अंतर है। तो कर्क रेखा से नजदीक सबसे वह कौन सी ऐसी राजधानी है? तो वह है रांची, जो झारखंड की राजधानी है। कभी कभी इस तरह का, और इसकी बात करें तो रांची कर्क रेखा के दक्षिण ओर है। नीचे की बात करें तो नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। तो कर्क रेखा के नीचे दक्षिण की ओर सबसे नजदीक कौन हो गया? रांची। वहीं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की बात करें तो वो भी कर्क रेखा से दूसरा ऐसा राजधानी है जो कर्क रेखा के निकटम है। अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए कि कर्क रेखा के उत्तर के तरफ से कौन सी ऐसी राज्य की राजधानी है जो सबसे नवीनतम है, जब उत्तर की बात करेगा तो उत्तर की तरफ कर्क रेखा के नवीनतम सबसे नजदीक अगर कोई राजधानी है तो वह त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है।
कौन सा राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम होता है, लेकिन जिस तरह से बीपीएससी का पैटर्न बदलता जा रहा है तो आपसे किसी भी तरह के टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसीलिए हम लोग जब कर्क रेखा पर अवस्थित राज्य पढ़ रहे हैं तो उससे नवीनतम राजधानी भी पढ़ते हैं और कुछ शहर भी ऐसे हैं। जैसे भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वो भी कर्क रेखा से नवीनतम है। फिर उसके बाद बात करें गुजरात की एक जगह है जो अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद कर्क रेखा का नवीनतम जगह है। तो राजधानी की बात करें तो सबसे नवीनतम निकटम अगर कोई राजधानी है तो वह रांची है, और दूसरी निकटम राजधानी जो उत्तर की तरफ से है वह अगरतला है। तो हमने अक्षांश रेखा अर्थात कर्क रेखा पर अवस्थित टोटल राज्य को देखा और उसके सबसे निकटम कौन सी राजधानी है उसको देखा। अब बात करते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट है 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा। कर्क रेखा पर अवस्थित कुल राज्यों की संख्या 8 हो गया। अब 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको हम लोग 82.5 डिग्री करते हैं। मतलब पूरे भारत में अगर समय का निर्धारण किसी रेखा से होती है, आप लोग को यह भी जानना जरूरी है कि अक्षांश जो होता है वह जलवायु, तापमान और मौसम को निर्धारित करता है अक्षांश रेखा। वहीं हमने इंट्रो क्लास में बताया भी था, जबकि देशांतर जो रेखा होती है वह रेखा तिथि और समय को निर्धारित करती है। तो भारतीय मानक समय रेखा की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है? पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा हमने बताया था क्योंकि पूरे के पूरे भारत जो है वह पूर्वी देशांतर में है, अब उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश में है। तो अब चलते हैं हम लोग 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा पर। तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले हम ऊपर से याद करते हैं, तो वह पहला राज्य है जो उत्तर प्रदेश है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फिर जैसे नीचे आएंगे तो यहां पे छोटा सा एक राज्य जो 82.5 डिग्री भारतीय समय रेखा से टच होता है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो छत्तीसगढ़। फिर यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है ओडिशा। क्या नाम है? ओडिशा। फिर नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक राज्य है जिसको आंध्र प्रदेश कहते हैं। तो सबसे पहला राज्य कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य कौन सा हुआ? मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य की बात करें तो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा पर तीसरा राज्य कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़। चौथा राज्य कौन सा हो गया? ओडिशा। चौथा राज्य ओडिशा। और पांचवा राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय रेखा पर 5 राज्य अवस्थित है। सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जस्ट नीचे आएंगे तो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का हिस्सा जो है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, वो देशांतर रेखा से सीमा साझा करते, देशांतर रेखा से होकर गुजर रहा है। फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश। तो देशांतर रेखा पर अवस्थित टोटल 5 राज्य है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 ऐसे राज्य हैं जो भारतीय मानक समय रेखा से होकर गुजरता है। वहीं 8 ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरता है, जिसको हमने इधर से भी पढ़ा, पूरब पश्चिम से पूरब की तरफ याद किया, और ऊपर उत्तर से लेकर दक्षिण, ऊपर से नीचे की तरफ हमने 5 भारतीय मानक समय रेखा को देखा। अब बात करते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा वह उत्तर प्रदेश के किस जगह से निर्धारित होती है। मतलब कोई ऐसा जगह होगा, उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे शहर है जहां से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, जबकि भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अब जगह की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कौन सी जगह? मिर्जापुर। मिर्जापुर। आप लोगों ने वेब सीरीज भी देखा होगा मिर्जापुर, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में है। कहाँ है? पूर्वांचल में, पूरब की तरफ। तो मिर्जापुर जो है कर्क रेखा से देशांतर रेखा भारतीय मानक समय रेखा से होकर गुजरती है। अगर ऑप्शन में मिर्जापुर ना हो तो फिर हम इलाहाबाद जा सकते हैं। फिर किसके साथ जा सकते हैं? इलाहाबाद, जिसका अभी नाम बदल के
प्रयागराज कर दिया गया है। अब वो भी प्रयागराज इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अगर मिर्जापुर ऑप्शन में होता है तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय मानक समय रेखा कौन सी जगह से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन में दिल्ली हो जाएगा, मध्य प्रदेश का भोपाल हो जाएगा, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल का कोलकाता हो जाएगा। एक ऑप्शन अगर मिर्जापुर हो तो फिर हम किसके साथ जाएंगे, मिर्जापुर के, क्योंकि भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। वो भी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगर मिर्जापुर ना हो तो फिर प्रयागराज की नैनी जगह से होकर गुजरती है, जो भारतीय मानक समय रेखा को मिर्जापुर की से होकर गुजरने वाली रेखा निर्धारित करती है। तो भारतीय मानक समय रेखा से गुजरने वाले कुल राज्यों की संख्या कितनी है, 5 है। अक्षांश रेखा से होकर, अक्षांश रेखा पर अवस्थित राज्यों की संख्या कितनी है, 8 है, जिसमें हमने पश्चिम से पूरब की तरफ देखा। वही देशांतर रेखा अर्थात 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा से होकर गुजरने वाले टोटल राज्यों की संख्या कितनी है, 5 है। टोटल राज्यों की संख्या 5 है, जिसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। अब अगला टॉपिक हम चर्चा करते हैं। हमने 3 टॉपिक को अभी तक देखा है, अक्षांश और देशांतर। भारत के अक्षांश कितनी है और देशांतर कितने हैं, भारत के सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है, हमने क्षेत्रफल को देख लिया। अब हम चर्चा करते हैं भारत का सीमावर्ती देश के बारे में। वह कौन कौन से ऐसे देश है जिसे भारत अपना सीमा साझा करता है। भारत का कौन कौन सा ऐसा देश है जो सीमा साझा करता है, बगल का, उसके बगल में कौन कौन से ऐसे देश है जो भारत से सीमा साझा करता है। तो हम मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे, जिसे हमको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारा 5वां टॉपिक है सीमावर्ती देश। 5वां टॉपिक हमारा हो गया भारत के परिचय में सीमावर्ती देश। वह कौन कौन सा ऐसा देश है जो भारत से अपना सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पड़ोसी जो हमसे अलग होकर बना है उसकी चर्चा करते हैं। तो भारत से सीमा साझा करने वाला पहला देश कौन सा है, पाकिस्तान। कौन सा है, पाकिस्तान। भारत से सीमा साझा करने वाला एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। उसके ऊपर जस्ट चलेंगे तो कौन सा देश है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पश्चिम की ओर हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बाद चीन का हिस्सा है जो भारत से अपना सीमा साझा करते हैं। तो ऊपर चले जाएंगे, जहां तिब्बत है इस पर चीन का ही कब्जा हो गया, तो वह जगह कौन सा है, चीन। तीसरा देश कौन सा हो गया, चीन। तब भारत से सीमावर्ती देश की बात करें तो पहला देश हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान, तीसरा हो गया चीन। और यहाँ पे हमसे लैंड लॉक के तौर पे जुड़ा हुआ एक देश है जिसका नाम है नेपाल। क्या नाम है, नेपाल। तो नेपाल, पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन और नेपाल। क्या देश हो गया, 4 देश हो गया। और उसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में दबा एक देश है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भूटान। क्या कहते हैं, भूटान। फिर उसके बाद पूर्वोत्तर भारत से सटा हुआ एक देश है जो हम लोग से ही अलग होकर वर्मा देश अलग हुआ था, जिसका नाम अभी फिलहाल में म्यांमार कर दिया गया है। तो पूरब की तरफ वह देश है जिसका नाम है म्यांमार। और पूर्वी पाकिस्तान जिसका नाम बांग्लादेश हो गया हुआ फिलहाल में। तो एक देश हम लोगों से तो सीमा साझा करता है, बांग्लादेश। तो बात करें कि भारत का मुख्य भूमि से सीमा साझा करने वाले कुल देशों की संख्या कितनी है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। फिर उसके बाद करें नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार और बांग्लादेश। तो 7 ऐसे राज्य हैं जो भारत से अपना सीमा साझा करते हैं। जबकि समुद्री सीमा की बात करें तो नीचे में आंसुओं का देश जिसे बोला जाता है, आंसू टाइप का जिसका मानचित्र है वह है श्रीलंका। और यहाँ पे एक छोटा सा देश है जिसको हम लोग मालदीव बोलते हैं, मालदीव।
तो भारत से सीमा साझा करने वाले लैंड की बात करें तो लैंड से 7 ऐसे देश हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं। पहला बात करें तो पश्चिम की तरफ कौन से ऐसे देश है? पाकिस्तान, जो भारत से अलग होकर बना हुआ है। अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, चीन के नीचे जस्ट आएंगे तो नेपाल, जो तिब्बत है, तिब्बत से सटा हुआ देश नेपाल, जो हम लोग से उत्तर की तरफ से सटा हुआ है नेपाल। उसके बाद भूटान, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश, और नीचे की ओर बात करें तो श्रीलंका और मालदीव। तो भारत से सीमा साझा करने वाले कुल भूमि की बात करें तो 7 देश है, और समुद्र से सीमा साझा करने वाले 2 देश है, एक श्रीलंका है और एक मालदीव है। श्रीलंका और मालदीव। तो भारत से सीमा साझा करने वाले मुख्य रूप से बात करें तो 7 देश है। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश। अब बात करते हैं कि भारत से सीमा साझा करने वाले सीमावर्ती देश हमने देखा। अब सीमावर्ती देश में जो रेखा से जो वो अलग होता है वह कौन कौन से ऐसे रेखा निर्धारित किया गया है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की बात करें तो बंटवारा के समय 1947 के टाइम में रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच वह कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा का निर्धारण किया जाता है उस रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाला रेखा कौन सा है? रेड क्लिफ। उसी तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच में भी जो रेखा खींचा गया है उसका भी नाम क्या है? रेड क्लिफ है। कौन सा है? रेड क्लिफ। जो 1947 के समय सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा, कौन था? सर सिरिल रेड क्लिफ, उन्होंने अध्यारोपित किया। अध्यारोपित रेखा इसे कहते हैं जो किसी अन्य के द्वारा हम पे क्या किया जाए? थोप दिया जाए, अध्यारोपित कर दिया जाए। तो हम पे थोपा गया जो रेखा था उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसी रेखा है? तो अध्यारोपित रेखा है। वह कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा है, जो कब बना था? 1947 में। कब निर्धारण किया गया था? 1947 में। अब बात करते हैं दूसरा, अफगानिस्तान। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम है, जो अभी फिलहाल लद्दाख का POK वाला भाग, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वह भाग अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है, जिसका नाम है डुरंड रेखा। क्या नाम है? भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा निर्धारण किया गया है उसका नाम है डुरंड। कौन सा रेखा है? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो किसके द्वारा? उस समय भारत के ब्रिटिश सचिव थे जिसका नाम था मोर्टिमर डुरंड। क्या नाम था? मोर्टिमर डुरंड। तो मोर्टिमर डुरंड के द्वारा ही भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा का निर्धारण किया गया जिसका नाम है डुरंड रेखा। यह घटना है सन 1893 की। सन 1893 भारत और अफगानिस्तान के बीच सन 1893 में मोर्टिमर डुरंड के द्वारा डुरंड रेखा खींचा गया, डुरंड लाइन निर्धारित किया गया। तो भारत और पाकिस्तान की बात करें तो भारत पाकिस्तान को कौन सा रेखा अलग करता है? वह रेड क्लिफ लाइन है। भारत अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? डुरंड रेखा। कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा, जो सन 1893 में मोर्टिमर डुरंड, जो ब्रिटिश भारतीय सचिव था, भारत और अफगानों के बीच समझौता के समय समझौता द्वारा डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की देश है, तो वह कौन सा देश है? चीन। तो भारत और चीन के बीच मैक मोहन रेखा खींचा जाता है। भारत और चीन के बीच जो रेखा है उस रेखा का नाम है मैक मोहन रेखा। कौन सी रेखा? भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा, उसको बोलते हैं मैक मोहन रेखा। जो लद्दाख का कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और इधर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जो चीन से सीमा साझा करता है, तो इसके बीच जो निर्धारित किया गया रेखा है जिसका नाम है मैक मोहन रेखा। कौन सा रेखा? मैक मोहन। मैक मोहन, जो 1914 में
सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा निर्धारित किया गया था। मैकमोहन रेखा, तो भारत और चीन के बीच जो रेखा खींची गई है उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। यह घटना 1914 के है। 1914 में भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन खींचा गया, जिसके द्वारा भारत और चीन का सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। मैकमोहन रेखा के उस तरफ चीन आता है और मैकमोहन रेखा के इस तरफ भारत आता है। तो भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा का नाम कौन सा, क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। बात करते हैं पाकिस्तान, तो रेड क्लिफ रेखा से, जो सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम है डुरंड रेखा। भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा जो मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। अब बात करते हैं म्यांमार के, तो म्यांमार के से ऐसी कोई भी रेखा नाम नहीं दिया गया है, बट भारत का जो ऊपर वाला भाग है वो पहाड़ी इलाका है, खास करके हिमालय पर्वत, जिसको उत्तरी पर्वत बोला जाता है, और उत्तर से पूर्व, तो उत्तर पूर्व का जो पर्वतीय भाग है वह भारत को म्यांमार से अलग करता है। एक पर्वत है जिसको बोला जाता है अराकान योमा। अराकान योमा वह पर्वत है, पर्वत अराकान योमा। तो भारत और म्यांमार को अलग करने वाली पर्वत कौन सी है? अराकान योमा। भारत को म्यांमार से अलग करती है। भारत और म्यांमार के बीच जो रेखा निर्धारण करता है वह रेखा का नाम है अराकान योमा। अराकान पर्वत ही भारत और म्यांमार को अलग करता है। बात करते हैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान दोनों के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। लेकिन भारत का एक यहाँ पे छोटा सा राज्य है जिसको हम त्रिपुरा कहते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक रेखा निर्धारण होता है जिसको बोला जाता है जीरो लाइन। कौन सा बोला जाता है? क्या बोला जाता है? जीरो लाइन। तो जीरो लाइन की बात करें तो जीरो लाइन भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन का निर्धारण किया गया है। बात कर लेते हैं फिर से, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई है? डुरंड रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित किया गया था। म्यांमार को अराकान योमा अलग करती है। भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ रेखा ही है। फिर उसके बाद त्रिपुरा राज्य की बात करें तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच एक लाइन निर्धारण किया गया है जिसको जीरो लाइन कहते हैं। तो त्रिपुरा से भारत को बांग्लादेश से अलग करने वाली जो लाइन है उसको बोला जाता है जीरो लाइन। जीरो लाइन बोला जाता है। तो भारत के कुल सीमावर्ती देश की बात करें तो मुख्य रूप से कितने सीमावर्ती देश है? 7 सीमावर्ती देश है। पाक रेड क्लिफ रेखा से अलग होता है, अफगानिस्तान डुरंड रेखा से अलग होती है, चीन मैकमोहन रेखा से अलग होती है, म्यांमार अराकान योमा से अलग होते हैं। भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश, त्रिपुरा से अलग करने वाला एक लाइन खींचा गया है जिसको जीरो लाइन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि जीरो लाइन किन देशों के बीच खींचा गया है या भारत के किन राज्यों से बांग्लादेश को अलग करता है, तो वह राज्य है त्रिपुरा। भारत और त्रिपुरा के बीच में एक लाइन खींचा गया है जिसका नाम है जीरो लाइन। अब बात करते हैं श्रीलंका से। तो श्रीलंका तो मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है नहीं। श्रीलंका और भारत के बीच एक जलडमरू है जिसको बोला जाता है पाक जलडमरू। क्या बोला जाता है? पाक जलडमरू। पाक जलडमरू। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली कौन सी जलडमरू है? तो उसको बोलते हैं पाक जलडमरू। पाक जलडमरू, जिसमें उत्तर के तरफ एक जगह है जिसको हम लोग पाक की खाड़ी बोलते हैं। कौन सी खाड़ी? पाक की खाड़ी। और नीचे की तरफ मन्नार की खाड़ी। पाक जलडमरू पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने की भी काम करता है और भारत को श्रीलंका से अलग करने के भी काम करता है। तो भारत से श्रीलंका अलग होती है कौन सी जलडमरू के द्वारा? पाक जलडमरू के द्वारा, जो रॉबर्ट पाक के द्वारा खींचा गया था, निर्धारण किया गया था। तो अब हमने देख लिया कि भारत से सीमावर्ती कौन कौन सी ऐसी देश है, तो सीमावर्ती देश 7 है। अब बात करते हैं कि भारत के सीमावर्ती देशों में सबसे अधिक सीमा कौन सी साझा करते हैं। अगर जैसे
हमको सिर्फ याद रखना हो कि सीमावर्ती देश कौन कौन से है, तो हम लाइन से पश्चिम की तरफ से चलेंगे। पहला देश कौन सा है? पाकिस्तान। दूसरा ऊपर चलेंगे अफगानिस्तान, फिर चीन आ जाएगा, चीन के जस्ट नीचे आएंगे तो नेपाल हो जाएगा, नेपाल से थोड़ा सा पूर्व बढ़ेंगे तो भूटान हो जाएगा, फिर पूरब की तरफ चलेंगे तो म्यांमार हो जाएगा, फिर बांग्लादेश जो तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, तो लास्ट देश हमारा कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। अब बात करते हैं कि कौन कौन ऐसा देश है जो सबसे अधिक भारत से सीमा साझा करता है। तो सबसे अधिक सीमा साझा करने के आधार पर सबसे अधिक सीमा, तो भारत से सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश है, तो वह कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारत से सबसे अधिक सीमा साझा अगर कोई देश करता है तो वह देश है बांग्लादेश, जो भारत से ओवरऑल 4096 किलोमीटर, लगभग 4096 किलोमीटर भारत बांग्लादेश से अपना सीमा साझा करता है। दूसरा नंबर पे आता है चीन। दूसरा नंबर पे कौन सा है? चीन हमसे लगभग 3488 किलोमीटर, भारत और चीन के बीच लगभग 3488 किलोमीटर सीमा साझा होता है। तीसरा नंबर पे आता है पाकिस्तान। कौन सा देश? पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हमसे 3323 किलोमीटर, पाकिस्तान हमसे 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद चौथा नंबर पे बात करें तो नेपाल भारत से सीमा लगभग 1751 किलोमीटर का करता है। पहला सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला अगर कोई देश है तो पहला नंबर पे बांग्लादेश, जो 4096 किलोमीटर का सीमा साझा। उसके बाद चीन 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पाक की बात करें, पाकिस्तान की, तो 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेपाल हमसे 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पांचवा नंबर पे कोई देश है तो वह देश है म्यांमार हमसे लगभग 1643 किलोमीटर। छठा नंबर पे कोई देश है तो वह देश है भूटान, जो हमसे 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। फिर लास्ट में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो लगभग 106 किलोमीटर। तो हम बात करते हैं सीमा साझा के अकॉर्डिंग। तो सीमा साझा के अकॉर्डिंग सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला अगर कोई देश है भारत से तो वह देश है बांग्लादेश, जो हमसे 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। दूसरा नंबर पे अगर कोई देश है तो वह चीन है, जो हमसे 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तीसरा नंबर देश की बात करें तो वह है पाकिस्तान, जो 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल हमसे 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। हमको अगर सिर्फ भारत से सीमा साझा करने वाले देश की याद रखना है तो हम इस तरह से याद रखेंगे: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। जबकि सीमा रेखा के आधार पर अगर हमको देश को याद रखना है तो सबसे अधिक सीमा रेखा साझा करने वाली देश कौन से है? बांग्लादेश। एक ट्रिक के तौर पे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं: बचपन में बी है। ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान, अ से अफगानिस्तान। तो यह ट्रिक हो गया
सीमा रेखा, सबसे अधिक सीमा रेखा के आधार पर सबसे अधिक सीमा रेखा अगर कोई देश का करता है तो वह देश है बांग्लादेश, फिर उसके बाद चीन, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो सीमा रेखा के आधार पर सबसे अधिक सीमा रेखा साझा करने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है, जो 4096, चीन 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। जबकि बात करें तो प्रेजेंट समय में अफगानिस्तान मुख्य रूप से भारत से सीमा साझा नहीं करता है। भारत का वह हिस्सा जो फिलहाल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है, जिसपे प्रेजेंट में पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसको आज नकल हम लोग अपने देश में शामिल करेंगे, तो उससे सिर्फ सीमा साझा करता है। तो मुख्य भूमि से अभी अफगानिस्तान सीमा साझा नहीं करता है। हालांकि अफगानिस्तान भारत से सीमा साझा करता है, वो भी पीओके वाला। तो हमने देखा सीमावर्ती देश टोटल 7 देश है, और समुद्री सीमा तो श्रीलंका और मालदीव हो गया। हमने सीमावर्ती देश में देखा सबसे अधिक सीमा साझा करने वाले देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब बात करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है भारत के परिचय का। भारत के परिचय का हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसको हम लोग लास्ट टॉपिक की बात करें, हमारा छठा टॉपिक है सीमावर्ती। हमने भारत के परिचय में लास्ट टॉपिक रखा है, जिसको बोलते हैं भारत का तटीय भाग। भारत का तटीय भाग, भारत का तटीय भाग, भारत का तटीय भाग। हम बता दें, हमारा जो भारत है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत कितने ओर से समुद्र से घिरा हुआ है? भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। बात करते हैं 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो पहला इधर बंगाल की खाड़ी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। भारत मुख्य रूप से 3 ओर से समुद्री सीमा साझा करते हैं, जिसको हम लोग तटीय भाग कहते हैं। नीचे की तरफ बात करें तो हिंद महासागर, हिंद महासागर। पश्चिम की ओर बात करें तो पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। पश्चिम में अरब सागर, अरब। तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में बात करें बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर। भारत का तटीय भाग, तो भारत के तटीय भाग में हमको 2 चीज पढ़ना होता है। एक तो भारत के मुख्य भूमि का तटीय भाग, और दूसरा होता है भारत का द्वीप, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की चर्चा करेंगे। तो भारत का हम मुख्य रूप से तटीय भाग करें तो एक हमको राज्य के आधार पर पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर। तो भारत का तटीय भाग में 9 राज्य ऐसे हैं, 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत का तट रेखा पर निर्धारित है, और 4 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत का तटीय भाग में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ना है। अगर भारत का कुल तटीय भाग की बात करें तो भारत का कुल तटीय भाग लगभग 7516 किलोमीटर है। भारत का कुल तटीय भाग 7516 किलोमीटर। हालांकि हाल की घटना के अकॉर्डिंग भारत का कुल तटीय भाग में इजाफा देखने को मिला है, लगभग 11,098, जिसको 11,098 बोल सकते हैं। लेकिन पुराने हिसाब से भारत का
कुल तटीय भाग 75 से 16 किलोमीटर है। अब बात करते हैं वह कौन कौन से ऐसे 9 राज्य है जो भारत के तट पर है। तो पहला राज्य की बात करें तो यहाँ पे एक राज्य है जिसको गुजरात कहते हैं। कौन सा राज्य है? गुजरात। भारत के तटीय भाग में पहला राज्य कौन हुआ? गुजरात। कौन सा हुआ? गुजरात। दूसरा राज्य की बात करें तो यहाँ पे है महाराष्ट्र। तीसरा राज्य की बात करें तो ये हो गया गोवा। 4 नंबर पे हमारा कर्नाटक हो गया, कर्नाटक। 5वां नंबर पे बात करें केरल। पूर्व पश्चिम की तरफ से बात करें तो भारत का 4 ऐसे राज्य है, भारत का 5 ऐसे राज्य है जो पश्चिम की तरफ से समुद्र से सीमा साझा करते हैं। पहला गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा गोवा हो गया, चौथा कर्नाटक हो गया, 5वां केरल हो गया। अब बात करते हैं पूर्व की ओर से भारत का तटीय राज्य कौन कौन सा है। तो पूर्व की तरफ से बात करें तो यहाँ पे एक राज्य है जिसको हम लोग तमिलनाडु कहते हैं। क्या कहते हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो पूरब की ओर से पहला राज्य तमिलनाडु। फिर जस्ट ऊपर चलेंगे तो एक राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। पूरब पश्चिम की तरफ से पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूरब की तरफ से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और यहाँ पे एक छोटा सा राज्य है जिसको ओडिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडिशा। फिर पश्चिम बंगाल का उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो भारत का तटीय भाग की बात करें तो टोटल कितने राज्य है? 9 राज्य है। हम पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ याद करेंगे। सबसे पहला राज्य गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो भारत का 9 ऐसा राज्य है जो तटीय सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं कि 9 ऐसे राज्य में वह कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक तटीय सीमा साझा करता है। तो सबसे अधिक अगर कोई सीमा साझा करने वाला राज्य है तो वह गुजरात है। सबसे अधिक सीमा, सबसे अधिक सीमा कौन सा ऐसा राज्य करता है तो वह गुजरात। सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला तटीय राज्य मतलब समुद्र से सबसे अधिक सीमा कोई साझा करता है तो वह गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात। अब क्वेश्चन फिर ये पूछ लेगा कि सबसे कम सीमा साझा कौन करता है। तो सबसे छोटा जगह पे अगर कोई सीमा साझा करता है तो वह गोवा है। तो तटीय भाग में सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य, तटीय भाग में सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य है तो वह गोवा है। सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य गुजरात, सबसे कम सीमा साझा करने वाला गोवा। हम पूरब पश्चिम की तरफ का राज्य याद कर लेंगे, फिर पूरब की तरफ बढ़ेंगे। पश्चिम की तरफ टोटल 5 राज्य है, पूरब की तरफ टोटल 4 राज्य है। तक भारत का कुल तटीय राज्य कितना है? 9 हो गया। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर पूरब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल टोटल 9 राज्य हुआ। सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य तो गुजरात हो गया। सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य गोवा हो गया। सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य गोवा हो गया। अब बात करते हैं 4 केंद्र शासित प्रदेश के। 4 केंद्र शासित प्रदेश के। तो भारत का 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो तटीय सीमा बनाता है। यहां थोड़ा सा कट्टा छोटा छोटा द्वीप है जिसको हम लोग लक्षद्वीप करते हैं। बात करते हैं 4 केंद्र शासित प्रदेश की। तो यहाँ ये और ये 3 ऐसे जगह है जिसको मिला के दादर नागर हवेली जो गुजरात में पड़ता है। 4 केंद्र शासित प्रदेश में पहला राज्य है, पहला यूटी है दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली और दमन जी। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है जो तमिलनाडु के पास है जिसको हम लोग पुडुचेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुडुचेरी। तीसरा यूटी है जिसको लक्षद्वीप कहा जाता है, लक्षद्वीप। और चौथा यूटी है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो 4 यूटी हमारा है जो तटीय सीमा पर है। पहला यूटी कौन सा है? दादर नगर हवेली और दमन दीव। दूसरा है पुडुचेरी। हालांकि पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी की 4 जिले हैं। 4 जिला
3 राज्यों में बसा हुआ है, 3 राज्यों में बिखरा हुआ है। पहला जिला पुडुचेरी का ये है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जिसको हम लोग यमन कहते हैं। क्या कहते हैं? यमन। यमन। दो जिला है। पुडुचेरी की राजधानी खुद पुडुचेरी तमिलनाडु में है, और एक और जिला है जिसको कराईकल कहते हैं। कराई। और एक जिला जो कर्नाटक केरल में है, जिसको हम लोग माहे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माहे। तो पुडुचेरी की टोटल 4 जिला और 3 राज्यों में बसा हुआ है। पहला यनम जो आंध्र प्रदेश में है। यनम किस में है? आंध्र प्रदेश में। पुडुचेरी और कराईकल कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और माहे की बात करें तो केरल में है। केरल में। माहे केरल में है। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश जो तट पे बसा हुआ है। 2 तो द्वीप हो गया, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप। और 2 है जो मुख्य भूमि का है, जो तटीय सीमा साझा करता है। पहला दादर नगर हवेली दमन द्वीप जो गुजरात के पास पड़ता है, और दूसरा पुडुचेरी का यनम और कराईकल और माहे। पुडुचेरी के 4 जिले, जिसमें पहला पुडुचेरी जो खुद उसका हेडक्वार्टर और राजधानी है, जो तमिलनाडु में है। दूसरा कराईकल, ऊपर में यनम। तो यनम, पुडुचेरी, कराईकल और केरल में माहे। तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो तटीय भाग पर भारत का बसा हुआ है। तटीय भाग पर भारत का बसा हुआ है। बात करेगा कि तटीय भाग पर तटीय सीमा साझा करने वाला सबसे ज्यादा तटीय सीमा साझा करने वाला कौन सा यूटी है? तो 1962 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जो अंडमान निकोबार है। कौन सा है? अंडमान निकोबार। सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला यूटी की बात करेगा तो कौन सा? अंडमान। जबकि सबसे अधिक तटीय सीमा साझा करने वाला कौन सा है? गुजरात। राज्य में गुजरात और यूटी में अंडमान निकोबार। जबकि राज्य में गुजरात हो जाएगा। राज्य में गुजरात। तो हमने भारत का तटीय भाग भी देखा। भारत के तटीय भाग में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 4 केंद्र राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। जबकि यूटी की बात करें दादर नगर हवेली दमन दीव। उसके बाद मुख्य भूमि में पुडुचेरी है, जिसमें पुडुचेरी के 4 जिले यनम, पुडुचेरी, कराईकल और माहे। और दूसरा लक्षद्वीप, और तीसरा लक्षद्वीप, और चौथा अंडमान निकोबार। यह हमारा पहला यूटी हो गया। यह दूसरा यूटी हो गया। यह पुडुचेरी दूसरा यूटी हो गया। तीसरा यूटी हमारा लक्षद्वीप हो गया, और चौथा यूटी हमारा अंडमान निकोबार हो गया। अब बात हम करते हैं कि भारत का कुल तटीय सीमा कितना है। तो भारत का कुल तटीय सीमा की बात करें तो भारत का कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। मतलब भारत का कुल समुद्र से जो स्थल सीमा साझा कर रहा है, तो टोटल कितना है? 7516 किलोमीटर, जो हाल में अभी प्रेजेंट में ये बढ़ गया है, जिसको 11,098 किलोमीटर माना जाता है। 11,098 किलोमीटर। अब इसमें बात करेगा कि मुख्य भूमि से, किससे? मुख्य भूमि का तटीय भाग। तो मुख्य भूमि का तटीय भाग की बात करें तो कहीं पे 6100 होता है, हालांकि एग्जैक्ट बात करेगा तो 5494 किलोमीटर। 5492 किलोमीटर। 5422 किलोमीटर। जबकि अधिकतर जगह पे 6100 किलोमीटर माना जाता है। 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि का समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर। अगर 6100 किलोमीटर ना हो तो फिर 5422 के साथ चले जाएंगे। 5422 के साथ। तो मुख्य भूमि का मतलब हुआ ये भारत का जो मुख्य भूमि का हिस्सा है, यह कितना सीमा साझा करता है? 6100 किलोमीटर, या नहीं तो 5422 किलोमीटर के साथ जाएंगे। जबकि संपूर्ण समुद्री सीमा, संपूर्ण तटीय भाग का बात करेगा तो भारत का संपूर्ण तटीय भाग कितना किलोमीटर है? 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर। तो संपूर्ण हो गया हमारा 7516.6 किलोमीटर। जबकि भारत के स्थल सीमा की बात करें तो भारत की कुल स्थल सीमा जो है 15,200 किलोमीटर। क्या हो गया? 200 किलोमीटर
स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर लगभग। हालांकि माना जाता है 15,106 किलोमीटर, लेकिन लगभग में भारत की मुख्य भूमिका रेखा की बात करें तो 15,200। तो ओवरऑल भारत के कुल सीमा रेखा हो जाएगा 22,716.6 किलोमीटर। तो भारत का कुल सीमा रेखा की बात करें तो 22,700, जिसमें तटीय सीमा भी है और स्थल का सीमा भी है। तटीय सीमा 7516 किलोमीटर और मुख्य भूमिका 15,200 किलोमीटर, जिसमें 22,706 किलोमीटर हो जाएगा। तो भारत का कुल सीमा रेखा का हमने चर्चा कर लिया, भारत का तटीय भाग की बात हमने कर लिया। हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भारत के तट में, जो तट में पाया जाने वाला जो भाग है उसको क्या कहते हैं। भारत के तटीय भाग को गुजरात के पास जो पाया जाता है, यहाँ पे हमने पढ़ा है क्या है, तट में गुजरात, यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तटीय भाग का नाम क्या है, भारत के तटीय भाग का नाम, तटीय भाग का नाम, भारत के तटीय भाग का नाम। हम एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। तो भारत के संपूर्ण परिचय हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, फिर उसको भी इसी तरह से आसानी से मैप के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। और यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम बात कर लेते हैं तटीय भाग का नाम। तो पहला तट पे कौन सा राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर क्या हो गया, फिर यहाँ पे गोवा। कौन सा जगह, गोवा। उसके बाद बात करें तो कर्नाटक, कौन सी जगह है, कर्नाटक। कर्नाटक। फिर कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है। अब इधर से बात करें तो तमिलनाडु, कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। तमिलनाडु। यहाँ पे बात करें तो आंध्र प्रदेश, कौन सी जगह है, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे बात करें तो उड़ीसा, उड़ीसा। यहाँ पे बात करें तो वेस्ट बंगाल, कौन सी जगह, वेस्ट बंगाल। अब तटीय भाग का नाम, गुजरात में जो तट पाया जाता है, सबसे अधिक तटीय भाग गुजरात में है। तो गुजरात का जो तट है, जो समुद्र से सीमा साझा करता है, उसको हम लोग काठियावाड़ तट कहते हैं। गुजरात में काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट कहेंगे। क्या कहेंगे, काठियावाड़। ये हमारा पहला होगा। दूसरा बात करते हैं कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के तट को हम लोग कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट। वही महाराष्ट्र और कुछ भाग गोवा का भी है। फिर उसके बाद मुख्य रूप से कर्नाटक में जो पाया जाता है, कर्नाटक। तो कर्नाटक के तट को हम लोग कन्नड़ तट या नहीं तो कैनाल तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनाल। फिर उसके बाद चौथा की बात करें तो केरल। केरल में कौन सा तट है, केरल, जहाँ पे वास्को डी गामा आया था, जिसको हम लोग मालाबार तट कहते हैं, मालाबार। तो 4 तट पूरब की ओर है। पहला गुजरात, गुजरात के तट का नाम है काठियावाड़ तट या कच्छ तट भी बोला जाता है। महाराष्ट्र में कौन सा तट है, कोंकण तट, जो महाराष्ट्र और गोवा के भी कुछ हिस्सा को रखता है। फिर कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में कन्नड़ तट या कैनाल तट। केरल के तट को हम लोग क्या कहते हैं, जो समुद्र का सीमा साझा कर रहा है, उसको मालाबार तट कहते हैं। यह हो गया पूरब से। बात कर लेते हैं पश्चिम। ये हो गया पश्चिम का तट। कौन सा तट, पश्चिम की तरफ से 4 तट हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा। कोंकण तट है, महाराष्ट्र और गोवा का भी कुछ हिस्सा है। बात करते हैं पूरब की ओर से तट, पूरब के तट का नाम, पूरब से तट का नाम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं तमिलनाडु। क्या लेते हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु के तट को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहेंगे। जो कुछ हिस्सा मुख्य रूप से तमिलनाडु में, कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में है, यहाँ पे भी कुछ हिस्सा है। तो यह हो गया हमारा कोरोमंडल तट। फिर मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से कौन सा तट है, तो उत्तरी सरकार का तट। कौन सा तट है, उत्तरी सरकार तट।
उत्तरी सरकार तट। तमिलनाडु में हो गया कोरोमंडल तट जो समुद्र के किनारे है। वही आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार का तट। उत्तरी सरकार का तट मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और कुछ ओडिशा के उत्तरी भाग में, ओडिशा के उत्तरी भाग में, जबकि पूर्ण रूप से ओडिशा में कौन सा तट है, ओडिशा के तट को क्या कहते हैं, तो ओडिशा के तट को उत्कल तट कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्कल तट। वहीं वेस्ट उत्कल तट ओडिशा और कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल में है, लेकिन मुख्य रूप से उड़ीसा में है, तो उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्कल तट कहते हैं। वहीं वेस्ट बंगाल जिसको पश्चिम बंगाल के तट को बंग तट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो 4 तट हमको पश्चिम की तरफ देखने को मिलेगा, 4 तट पूरब की तरफ। तो 4 तट पश्चिम के तरफ का नाम हो गया, गुजरात के तट को हम क्या कहते हैं, काठियावाड़ के तट। महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहते हैं। कर्नाटक और गोवा, महाराष्ट्र और गोवा के कोंकण हो जाएगा, या गोवा और कर्नाटक के मुख्य रूप से जो कर्नाटक में है तो कन्नड़ तट। केरल के तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार का तट, ओडिशा के तट को उत्कल तट कहेंगे, और पश्चिम बंगाल के तट को हम लोग बंग तट कहेंगे। तो हमारा तटीय भाग पर अवस्थित टोटल राज्य, तटीय भाग पर अवस्थित टोटल केंद्र शासित प्रदेश, कहाँ के तट को क्या नाम दिया जाता है उसको भी हमने बता दिया। तो अगर सीमावर्ती देश से कहीं से प्रश्न आता है तो अगर इस क्लास को आप देख रखे हैं तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। दूसरा, अगर समुद्री सीमा से, समुद्री तट से अगर कोई सवाल आता है तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्षेत्रफल से हमने बताया, कर्क रेखा और मकर रेखा पर, कर्क रेखा और देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पर अवस्थित भारतीय मानक समय रेखा पे हमने बता दिया। फिर उसके बाद हमने अक्षांश और देशांतर का कुछ चर्चा किया, और दूरस्थ बिंदु, कुल मिला के भारत का परिचय, भारत एक परिचय या भारत का परिचय, हमने भारत का मुख्य रूप से परिचय करा दिया। अब भारत के परिचय से एक भी सवाल आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। जो लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में नहीं पढ़ा है तो हमारा इंट्रो क्लास देख लीजिएगा। हालांकि इस क्लास में हमने थोड़ा सा रिकॉल कर दिया है, और पूर्ण रूप से भारत के परिचय का हमने इसमें ब्रीफिंग से बताया है। भारत के परिचय से अगर एक भी सवाल आता है तो इस क्लास से बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। ये क्लास हमारा मुख्य रूप से TRE4 BPSC TRE4 में बहुत काम करेगा, और BPSC से रिलेटेड या बिहार में किसी भी तरह की कोई परीक्षा होती है तो भारत के भूगोल से प्रश्न जरूर आते हैं। तो अगर इस क्लास को आप देखते हैं तो एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाते हैं या घटना चक्र उठाते हैं और आप वहाँ के प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो भारत के परिचय या सीमावर्ती देश, सीमावर्ती तटीय भाग का अगर चैप्टर उलट के आप इसको प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आपको सब के सब प्रश्न बनेगा। टोटल के टोटल हमने भारत के परिचय में आपको पढ़ा चुका हूँ। अब जो भी बात होगी नेक्स्ट क्लास में होगी। आप लोग नेक्स्ट क्लास में भी इसी तरह से जुड़िएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद।